हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीम मूवी के पार्ट 3 की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्क्रीम मूवी के पार्ट 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे स्क्रीम मूवी के पार्ट 3 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं उन दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब स्क्रीम मूवी के पार्ट 3 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहानी पार्ट 2 के इंसिडेंट से ठीक 3 साल बाद से शुरू होती है, जहां कॉटन गैरी को दिखाया गया है। वो अब लॉस एंजल्स में था और अब वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। कॉटन एक नंबर 1 शो का होस्ट था और अब वुल्सबोरो मर्डर पर बन रही स्टेप 3 मूवी में भी वो गेस्ट अपीयरेंस में आने वाला था। कॉटन अपनी कार में था, तभी उसे किसी स्ट्रेंजर का कॉल आता है। वो शख्स कॉटन से सिडनी का एड्रेस पूछता है। वही वो कॉटन से कहता है कि अगर तुमने मुझे सिडनी का एड्रेस नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। यह सुनकर कॉटन डर जाता है और वो स्ट्रेंजर को सिडनी का एड्रेस दिए बगैर कॉल कट कर देता है। कॉटन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसे कॉल नहीं लग रहा था और वो घर पर भी अकेली थी। तो कॉटन कार लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर की ओर निकलता है। वही दूसरी ओर कॉटन की गर्लफ्रेंड नताशा पर वो कातिल हमला करता है। उसने वही गोश्त मास्क और कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। नताशा उस कातिल से बचते हुए एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। ताज्जुब की बात यह थी कि वो कातिल कॉटन की आवाज में नताशा से बात कर रहा था। वो नताशा से कहता है कि तुम दरवाजा खोल दो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े करना चाहता हूँ। यह सुनकर नताशा को यकीन हो गया था कि जरूर कॉटन ही एक गोश्त मास्क पहनकर उसे मारना चाहता है। वही कॉटन भी वहां पर आ चुका था और कातिल भी वहां से चला गया था। कॉटन नताशा के कमरे के पास आता है। वो दरवाजा लॉक था और कॉटन के कहने पर भी नताशा दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो कॉटन दरवाजा तोड़ देता है। अब यहाँ नताशा गोल्ड स्टिक से कॉटन पर हमला करती है। यह देखकर कॉटन भी चौंक जाता है। नताशा को भी यही लग रहा था कि कॉटन ही उसे मारना चाहता है, क्योंकि वो गोश्त मास्क पहना हुआ शख्स भी उससे कॉटन की आवाज में बात कर रहा था। अब यहाँ कॉटन नताशा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। अब उसी वक्त कातिल वहाँ आकर नताशा पर चाकू से वार करता है। वही वो कॉटन पर भी चाकू से वार करता है। कॉटन उस कातिल से बचने की कोशिश करता है, पर वो कातिल कॉटन को भी मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में सिडनी को दिखाया गया है, जो किसी सीक्रेट जगह पर अकेली रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई सनकी उस पर हमला करे। उसने घर को भी पूरी तरह से सिक्योर किया हुआ था। सिडनी अब क्राइसिस काउंसलर का काम करती थी और घर बैठकर ही फोन पर एब्यूज वुमेन्स की हेल्प करती थी, और सेफ्टी के लिए वो कॉल पर सिडनी की जगह दूसरा नाम यूज करती थी। अब गैल को दिखाया गया है। गैल से मिलने एक मार्क नाम का डिटेक्टिव आता है। मार्क गैल से कहता है कि किसी ने कॉटन गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा का मर्डर कर दिया और कातिल ने कॉटन की डेड बॉडी पर सिडनी की मॉम मर्लिन की एक तस्वीर रख दी थी। अब टीवी पर भी न्यूज में कॉटन के कत्ल की न्यूज दिखाई जा रही थी। सिडनी को भी कॉटन के मर्डर की न्यूज मिलती है। कॉटन की मौत से सिडनी भी परेशान थी, क्योंकि फिर से वही खूनी सिलसिला शुरू होने वाला था। अब नेक्स्ट सीन में स्टेप 3 मूवी का प्रोडक्शन हाउस दिखाया गया है। कॉटन के मर्डर से यह फिल्म भी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। स्टेप 3 के फिल्म सेट पर भी सबको यही लग रहा था कि जरूर यह कातिल कोई हॉरर फिल्म लवर होगा, और वो भी बिना कोई मोटिव सबका मर्डर करना चाहता है। सेट पर गेल भी आ जाती है। गेल वहां पर जेनिफर नाम की एक लड़की से मिलती है, जो कि स्टेप 3 में गेल का रोल प्ले कर रही थी। स्टेप 3 के सेट पर ड्यू भी था, जो वहां पर एक एडवाइजर की तरह काम कर रहा था। वहां पर टॉम नाम का एक लड़का भी था, जो फिल्म में ऑफिसर ड्यू का रोल प्ले कर रहा था। अब स्टेप 3 में ही काम करने वाली एक लड़की को दिखाया गया है, जिसका नाम सारा था। सारा को स्टेप 3 में कैंडी नाम की एक डम्ब लड़की का रोल प्ले करना था, और मूवी में दूसरा मर्डर भी उसका ही होने वाला था। सारा को यह रोल पसंद नहीं था, तो वो अपने रोल के बारे में डिस्कस करने स्टेप 3 के डायरेक्टर रोमन से मिलने आई थी, पर रोमन वहां पर नहीं था। अब वहां पर एक कॉल आता है। सारा फोन स्पीकर पर रखती है। सामने कोई स्ट्रेंजर और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह सुनकर सारा डर कर कॉल काट देती है।
पर सारा वहां से बाहर निकल सके उससे पहले वो कातिल सारा पर हमला करता है। आखिर वो कातिल सारा पर चाकू से वार करके उसे भी खत्म कर देता है। वेल यहाँ भी सारा की डेड बॉडी पर पुलिस को सिडनी की मॉम मर्लिन की तस्वीर मिलती है। यह डिटेक्टिव मार्क अपने एक ऑफिसर से कहता है कि कातिल हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि स्टेप 3 की स्क्रिप्ट के मुताबिक फिल्म में पहले कॉटन मरने वाला था और कॉटन के बाद सारा मरने वाली थी। यानी कातिल ने स्टेप 3 की स्क्रिप्ट की तरह ही दोनों मर्डर किए थे। अब स्क्रिप्ट में अगली बारी गेल की थी, यानी कि अब फिल्म में गेल का रोल प्ले करने वाली जेनिफर की जान को खतरा था। पर पुलिस भी अभी कातिल के अगले स्टेप के बारे में श्योर नहीं थी, क्योंकि स्टेप 3 में 2 मर्डर के बाद 3 अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिससे अगर स्क्रिप्ट लीक हो जाए तो भी फिल्म को कोई नुकसान ना हो। अब कातिल ने तीनों स्क्रिप्ट में से कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो कोई नहीं जानता था कि कातिल का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। अब यह खतरा ज्यादा था तो पुलिस स्टेप 3 का शूटिंग बंद करवा देती है। अब यह सुनकर फिल्म के डायरेक्टर रोमन को गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो स्टेप 3 की शूटिंग वक्त पर खत्म नहीं कर पाएगा। वही दूसरी ओर सिडनी अपनी सीक्रेट जगह पर थी, तभी उसे कॉल आता है। कॉल उसी कातिल का था जिसने कॉटन और सारा का मर्डर किया था। सिडनी वो कॉल काट देती है, पर वो समझ गई थी कि कातिल अब जल्द ही उसे भी ढूंढ लेगा। वही स्टेप 3 की बाकी कास्ट जेनिफर के घर पर थी। यहाँ पर गेल और ड्यू भी थे। वहाँ जेनिफर का एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड भी था। ड्यू सिडनी की मॉम मर्लिन का फोटो देख रहा था। उसे फोटो में एक क्लू मिलता है। ड्यू को पता चलता है कि मर्लिन सनलाइट फिल्म स्टूडियो के बाहर खड़ी थी। यह वही स्टूडियो था जहां स्टेप 3 मूवी की शूटिंग चल रही थी। डेट मीन्स मर्लिन भी जब यंग थी तब लॉस एंजल्स में आई थी। इस तस्वीर के जरिए कातिल उन्हें कुछ बताना चाहता था। दूसरी ओर जेनिफर का बॉडीगार्ड घर को सिक्योर कर रहा था। तभी वो कातिल वहां आकर उस बॉडीगार्ड पर हमला करता है और चाकू से वार करके उस बॉडीगार्ड को भी वो मार देता है। अब थोड़ी देर बाद गेल, ड्यू और बाकी सबको उस बॉडीगार्ड की डेड बॉडी बाहर मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो कातिल यहाँ पर है। अब वो सब वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उस वक्त स्टेप 3 में ड्यू का रोल करने वाला टॉम नाम का लड़का गन लेने जेनिफर के घर में जाता है। वेल यहाँ कातिल ने ऑलरेडी गैस लीक कर दी थी। यहाँ वो कातिल जेनिफर के घर को ब्लास्ट करता है, जिसमें टॉम जलकर मारा जाता है। वही वो सब बचते हुए अपनी कार के पास आ गए थे। यहाँ वो कातिल गेर पर भी हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर ड्यू उस कातिल पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। ड्यू उस कातिल तक पहुंच सके उससे पहले वो वहां से भाग जाता है। पर यहाँ भी वो कातिल सिडनी की मॉम मर्लिन की तस्वीर रख के गया था, जिसके पीछे लिखा था आई किल हर। वेल हम जानते हैं कि मर्लिन का मर्डर बिली और स्टू ने किया था और उन दोनों को भी सिडनी और गेल ने खत्म कर दिया था। तो कातिल ने मर्लिन के फोटो के पीछे ऐसा क्यों लिखा था? अब सिडनी की जान को भी खतरा था, तो वो भी वापस ड्यू और गेल के पास आ जाती है। सिडनी अपनी मॉम मर्लिन के फोटोग्राफ्स देखती है और वो सब सनराइज स्टूडियो पर आते हैं, जहां यह तस्वीर खींची गई थी। वहां पार्ट 2 में मारे गए रैंडी की सिस्टर मार्था थी। मार्था सिडनी को एक वीडियो कैसेट देती है जो रैंडी ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। वो उस वीडियो को देखते हैं तो रैंडी वीडियो में कहता है कि अगर किसी वजह से वो कातिल मुझे मार दे तो तुम सब सिडनी का ख्याल रखना, क्योंकि कातिल का मेन टारगेट हर बार सिडनी ही होगी। वही रैंडी कहता है कि सिडनी पास्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम यह सब याद करके डर जाओगी, तो अब तुम पहले से भी ज्यादा सावधान रहना। वेल यहाँ रैंडी की वीडियो टेप देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते। अब गेल भी मर्लिन की उस तस्वीर के पीछे की हकीकत जानना चाहती थी। गेल जेनिफर के साथ स्टूडियो के हाउस ऑफ ऑपरेशन रूम में आती है, जहां पुराने रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन थी। वहां उन्हें पता चलता है कि यंग एज में सिडनी की मॉम मर्लिन ने कई सारी लो बजट हॉरर मूवी में काम किया था और उस वक्त मर्लिन ने अपना स्टेज नेम रीना रेनॉल्ड्स रखा था और इसी वजह से किसी के पास मर्लिन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि पुलिस भी मर्लिन के नाम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ ताज्जुब की बात यह थी कि मर्लिन ने जितनी भी हॉरर फिल्म में काम किया था उन सभी फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन मिल्टन थे और वो स्टेप 3 मूवी के भी प्रोड्यूसर थे। वही सिडनी को दिखाया गया है जो वॉशरूम में थी। वहाँ उसे एंजेलिना नाम की लड़की मिलती है जो स्टेप 3 में सिडनी का ही रोल प्ले कर रही थी। सिडनी वहाँ से फिल्म के सेट पर आती है। वो सेट कंप्लीट सिडनी के घर की कॉपी था, तो वो घर देखकर सिडनी को पास्ट की सभी बातें याद आने लगती है। सिडनी अपसेट होकर वहां पर खड़ी थी, तभी गोश्त मास्क वाला कातिल भी वहां पर आ जाता है और वो सिडनी पर हमला करता है।
कातिल को देखकर सिडनी वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। वो भागते हुए बाहर डिटेक्टिव मार्क और ड्यूई के पास आ जाती है। वो कहती है कि उस पर कातिल ने हमला किया, पर यहाँ सबको यही लगता है कि सेट पर कंप्लीट सिडनी के घर जैसा ही सेटअप है, तो शायद वो बीती बातें याद करके डिस्टर्ब हो गई होगी। अब डिटेक्टिव मार्क सिडनी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि अभी सिडनी मार्क के पास सेफ थी। वही दूसरी ओर गेल और ड्यूई स्टेप 3 मूवी के प्रोड्यूसर जॉन मिल्टन के पास आते। गेल और ड्यूई जॉन से सिडनी की मॉम मर्लिन के बारे में पूछते, तो जॉन कहता है कि वो एक बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन थी और जॉन की एक पार्टी में वो कास्टिंग काउच का शिकार बनी थी। अब ड्यूई, गेल और जेनिफर वहां से निकलते, पर रास्ते में ड्यूई पर सिडनी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं अभी जॉन मिल्टन के घर जा रही हूँ, क्योंकि जॉन ने मुझे कुछ बताने के लिए उसके घर पर बुलाया है। अब सिडनी की बात सुनकर वो तीनों जॉन के घर पहुंच जाते, लेकिन वहां पर सिडनी नहीं थी। वहां फिल्म के डायरेक्टर रोमन की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें स्टेप 3 के 2 मेंबर एंजेलिना और टाइसन थे। जॉन का घर बहुत बड़ा था, इसलिए वो सब अलग होकर जॉन का घर देखने लगते। गेल और ड्यूई सिडनी का वेट कर रहे थे, पर तभी उन्हें वहां गोश्त मांस वाले कातिल का पोशाक मिलता है। वो समझ जाते हैं कि उस कातिल ने उन्हें सिडनी के नाम पर यहाँ पर बुलाया है। यहाँ बाकी सबको वार्न करने के लिए वो सब भी अलग हो जाते। गेल जॉन के घर के बेसमेंट में आती है, जहाँ उसे जेनिफर मिलती है, पर वहाँ उन्हें रोमन की डेड बॉडी भी मिलती है, जिस पर चाकू से वार करके कातिल ने उसे मार दिया था। रोमन के साथ एंजेलिना भी मारी जा चुकी थी। उसके बाद वो कातिल टाइसन पर अचानक हमला करता है। वो टाइसन को छत से नीचे फेंक देता है और वो भी वहां पर मारा जाता है। उस कातिल से बचते हुए जेनिफर भी एक सीक्रेट पैसेज में पहुंच जाती है। वहां एक 2 साइडेड मिरर थी, जिससे वो गेल और ड्यूई को देख सकती थी, पर वो दोनों जेनिफर को नहीं देख सकते थे। वेल यहाँ वो कातिल जेनिफर को भी ढूंढ लेता है और वो जेनिफर पर भी चाकू से वार करके उसे भी खत्म कर देता है। कातिल जेनिफर को मारने के बाद उसे उठाकर मिरर की ओर फेंकता है, जिससे वो मिरर टूट जाती है। मिरर की दूसरी ओर खड़े गेल और ड्यूई जेनिफर का यह हाल देखकर चौंक जाते। वो दोनों उस कातिल को ढूंढने में लग जाते, पर कातिल ड्यूई पर हमला करता है, जिससे ड्यूई सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यह कातिल गेल और ड्यूई को नहीं मारता, क्योंकि उसके पास एक अलग प्लान था। अब वो कातिल सिडनी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड गेल और ड्यूई मेरे पास है, तो अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो किसी को इन्फॉर्म किए बगैर चुपचाप जॉन मिल्टन के घर आ जाओ। सिडनी एक गन लेकर सीधा जॉन के घर आ जाती है, पर सिडनी जॉन के घर में एंटर हो सके उससे पहले कातिल सिडनी को कॉल करके उसकी गन बाहर ही रखवा देता है। घर में एंटर होते ही सिडनी को गेल और ड्यूई मिल जाते। वहां पर गोश्त मास्क वाला कातिल भी था, पर सिडनी भी उस कातिल का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। वो ऑलरेडी एक और गन छुपा कर लाई थी। सिडनी उस कातिल पर गोलियां चलाती है, पर फिर भी वो कातिल वहां से बच निकलता है। कातिल के वहां से जाने के बाद वहां पर डिटेक्टिव मार्क आता है। अब सबको सबसे ज्यादा शक मार्क पर ही था। यह गेल और ड्यूई बंधे हुए थे। अब यहाँ वो कातिल मौका देखकर सिडनी पर हमला करके उसे घायल कर देता है, पर डिटेक्टिव मार्क उस कातिल से मुकाबला करता है। कातिल मार्क पर भी हमला करता है, जिससे मार्क भी बेहोश हो जाता है। अब वो कातिल सिडनी के पीछे लग जाता है, पर सिडनी एक सीक्रेट पैसेज के जरिए स्क्रीनिंग रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर भी वो गोश्त मास्क कातिल पहुंच जाता है। वेल यहाँ दिखाया गया है कि उस कातिल ने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। अब यहाँ कातिल अपना मास्क हटाता है। दरअसल वो कातिल स्टेप 3 मूवी का डायरेक्टर रोमन था। आखिर रोमन सिडनी को क्यों मारना चाहता था? वेल रोमन सिडनी का भाई था। दरअसल जॉन मिल्टन ने ड्यूई और गेल से कहा था कि उसके घर पार्टी में किसी ने रीना रेनॉल्ड्स यानी कि सिडनी की मॉम मर्लिन का कास्टिंग काउच हुआ था, यानी कि किसी ने उसे अब्यूज किया था। दरअसल वो शख्स खुद जॉन मिल्टन था। जॉन ने मर्लिन को अपनी मूवी में काम देने के बदले उसे संबंध बनाए थे और रोमन उसी का नतीजा था, यानी कि रोमन जॉन और मर्लिन का ही बेटा था और दोनों में से किसी ने रोमन को नहीं अपनाया। जॉन ने मर्लिन से शादी करने से इनकार कर लिया और मर्लिन ने भी रोमन के जन्म के बाद उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर वुड्सबरो आकर सिडनी के डैड नील से शादी कर ली। रोमन जब बड़ा हो गया तब उसे अपनी मॉम मर्लिन के बारे में पता चला, तो वो मर्लिन को ढूंढता रहा और जब उसे मर्लिन मिली तब रोमन को पता चला कि उसने अब नई फैमिली बना ली है। रोमन मर्लिन से भी मिला, पर मर्लिन ने कहा कि वो उसे नहीं जानती और मर्लिन ने रोमन को अपनाने से इनकार कर दिया। अब रोमन इस बात से काफी गुस्से में था, तो उसने मर्लिन पर नजर रखी, जिससे उसे पता चला कि मर्लिन का अफेयर बिली के डैड के साथ भी चल रहा था।
तो रोमन ने बिली को मर्लिन की सच्चाई बता दी और रोमन ने ही बिली को मर्लिन के खिलाफ भड़काया। आखिर बिली और रोमन ने साथ मिलकर मर्लिन को मार डाला। रोमन ने जॉन मिल्टन को भी बंदी बनाकर रखा था। यह रोमन सारे मर्डर का आरोप सिडनी पर लगाने वाला था। रोमन सिडनी के सामने ही जॉन को खत्म कर देता है। वही रोमन सिडनी पर भी गोली चलाता है। आखिर सिडनी भी मर चुकी थी। यहाँ रोमन काफी खुश था और वो सिडनी की डेड बॉडी के पास आता है। आखिर रोमन ने अपना बदला ले लिया था। अब जैसे ही रोमन गेल और ड्यू को मारने के लिए पैसेज की ओर आगे बढ़ता है, उसी वक्त सिडनी एक चाकू से रोमन पर हमला करती है। यह सिडनी ने रोमन को बैक टू बैक स्टैब करके घायल कर दिया था। रोमन भी सिडनी को देखकर चौंक जाता है, पर सिडनी ने ऑलरेडी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था जो ड्यू ने ही सिडनी को सेफ्टी के लिए दिया था। अब यहाँ रोमन सिडनी से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, पर सिडनी रोमन पर उसी के चाकू से वार करती है। वही दूसरी ओर ड्यू और गेल भी डिटेक्टिव मार्क की मदद से फ्री होकर पैसेज के जरिए नीचे आ गए थे। यहाँ वो भी रोमन को देखकर चौंक जाते। आखिर रोमन भी वहीं पर मारा जाता है। यह भी स्क्रीम मूवी का पार्ट 3 है और यहाँ भी ट्विस्ट होना चाहिए। अब सिडनी रोमन को मारने के बाद ड्यू और गेल के पास आ रही थी। उसी वक्त रोमन फिर से खड़ा होकर चाकू से सिडनी पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार सिडनी रेडी नहीं थी, तो यहाँ ड्यू रोमन पर गोली चलाता है, पर रोमन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था तो उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। पर आखिर सिडनी के कहने पर ड्यू रोमन के सिर पर गोली चलाता है और यहाँ फाइनली रोमन मारा जाता है। अब कुछ वक्त के बाद सब नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। यहाँ ड्यू भी गेल को प्रपोज करता है और गेल भी ड्यू की प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और वो सब सिडनी के घर पर बैठकर एक हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। वही सिडनी को भी अब किसी से कोई खतरा नहीं था। आखिर फाइनली सब खत्म हो चुका था और यहीं पर स्क्रीम मूवी का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। ईयर 2000 में रिलीज हुई स्क्रीम मूवी के पार्ट 3 को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 40% एंड ऑडियंस स्कोर 37% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ स्क्रीम मूवी के पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।